हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है मेरी क्लियर आप लोग को? यस सर। ओके, ठीक है। हाँ, तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो आई थिंक चैप्टर नंबर 6 है आपका ना। और एक मिनट रुकिए, अभी कुछ लोग और भी इन हो रहे हैं, उनको हो जाने दीजिए। 10, 4, 1, 5 हाँ, ठीक है। तो अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो आज हम चैप्टर नंबर 5 है, सॉरी 6 है, उसको हम स्टडी करेंगे। और इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को या इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना ड्यू टू द मोशन ऑफ magnetic body or any other magnet, okay, is said to be the electromagnetic induction. क्लियर हुआ? चैप्टर 5 में हमने करंट के फ्लो के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया था, ठीक है। जो हमारा चैप्टर 5 था, मैं दोनों को एक बार क्लियर कर देता हूं आपके सामने। हमारा जो चैप्टर 5 था वो था मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट था, क्लियर। बट जो चैप्टर नंबर 6 आपका है, ये क्या है आपका? सॉरी, ये 4 था, मैं 5 बोल रहा हूँ, ये 4 था, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे? यहाँ पर हम स्टडी करेंगे EMI। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या क्या है? या आप ये भी कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट भी होगा इसमें, क्लियर, और इंड्यूस्ड पोटेंशियल भी होगा, क्लियर हुआ, या EMF आप कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको फुल फॉर्म में हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट होगा इसमें, क्लियर हुआ? यहां तक समझ आ गई बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट। आवाज पहुंच रही है सबको? यस यस सर। हाँ, ओके। तो एक क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये फर्स्ट, और इसको लिखिए स्टेट फैराडे लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, एक क्वेश्चन है वो आप लिखें स्टेट फैराडे लॉ। अच्छा, आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता है सारी चीजें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स में? नो सर। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स पता है आपको, लेंज लॉ भी पता होगा फिर तो, है ना? और साथ साथ यस में सर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा इसकी एक बार अभी मैं हेल्प कर दूंगा थोड़ा सा, है ना। आप इसमें लिखें स्टेट फैराडे लॉ स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फैराडे ने दिया था उसको हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में चीजें क्लियर कर दूं। ये पूरे टॉपिक में हम कुछ बातें करेंगे, जैसे जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो आप ये समझे फ्लक्स क्या है। फ्लक्स का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है टू फ्लो। फ्लो ऑफ चार्ज। हेलो, फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ नो नो करंट। नो नो नो, नॉट द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लक्स इज जस्ट ओनली मींस फ्लो। किसी भी फ्लो चीज का सर। बहना फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तब आप उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे।
अगर आपकी कहीं पे एयर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो आप उसको एयर फ्लक्स भी कह सकते हैं। समझ आ रहा है यहां तक? यस, कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स में सिर्फ टू फ्लो होगा सर। नहीं नहीं, ओनली मतलब सिर्फ फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का फ्लो करना, ये एक लैटिन हाँ। वर्ड है, राइट? अब अगर यस आपका यस। हवा बह रही है तो आप उसको एयर फ्लक्स कह सकते हैं। किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है तो आप उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं। कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है तो आप वहां पे उसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। समझ आ गई बात? यस यस। हाँ, तो फ्लक्स का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है किसी भी चीज का फ्लो करना। अब हम यहाँ पे बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ठीक है, इट इज द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना? क्या है ये बताओ? फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली, ओके, या आप ऐसे करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जैसे मेरे पास एक सर्कुलर शेप है, या आप ये कह लें एक एरिया है, इसके थ्रू कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं। अगर वो सपोज दैट कि मैं ये कह दूं कि यहाँ पे टोटल 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं विच आर पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया, जो इस एरिया ए को क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी है, तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा बताओ भाई? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। क्लियर हुआ? समझ आ गई बात? यस यस। अच्छा, दूसरी चीज ये भी जान लो कि अगर यहाँ पे टोटल 3 मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फ्लक्स काउंट क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू पास होने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काउंट करता है। समझ आ गई बात? Yes, sir. क्लियर हुआ? क्या काउंट करेगा भाई? किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये काउंट करने का काम करता है। क्लियर हुआ? अगर इस एरिया के यस थ्रू टोटल 3 मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज 1 2 एंड 3, देन इन दिस केस आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू फाइनली गॉट फाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर मैं इस पे कोई एक क्वेश्चन बना दूं और उससे ये बोलूं कि आप ये कैलकुलेट करो कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सर्कल के रिस्पेक्ट में या इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के रिस्पेक्ट में कितनी पास हो रही है, तो वो आंसर भी आपका कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर हुआ? अब वो जो काउंट करने का मेथड है ना, या वो जो काउंट करने का प्रोसेस है या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमारा है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। समझ आया या नहीं आया? ए उसका एरिया है सर। हाँ ए उसका एरिया। हाँ, ए जो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, सर्कल का। यस। हाँ, अच्छा, अब एक चीज और भी याद रखें, अगर ये हमारे पास एक मैग्नेट या एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे कुछ पास हो रही है, बी है, और आपका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, जिसके बीच में एक एंगल थीटा भी जनरेट होगा, तो उस केस में आपका फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस थीटा आ जाता है, या आप इसको एरिया वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है ना? अगर यही आपका थीटा 0 है, जैसे इस केस में है, यहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक बार फिर से आपको फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बी डॉट ए मिल जाता है। समझ आ गया? तो आप जो है इस चीज को एक बार नोट करें, यहाँ पे लिख करके आल्सो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस थीटा। क्लियर? कॉपी करें इसको।
डन सर। सभी लोगों ने कर लिया है? Yes, sir. ओके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझते हैं। अगर यहीं पे आपका जो चार्ज है, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म हो और आपका सरफेस जो वो कैसा हो, कर्व्ड हो जाए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, सरफेस आपका कर्व्ड है और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो उस केस में आपका ये हमारा एरिया है, सपोज दैट, एक मिनट, ये आपका कर्व्ड सरफेस हो गया और यहाँ पे इसका एरिया है ds, ओके, और ये है यूनिट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से इसके थ्रू पास हो रही हैं। तो आपका जो फ्लक्स आएगा, अब हम यहाँ पे चूंकि कॉन्टिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इतनी ज्यादा पास हो रही हैं कि हम उसको जनरली काउंट नहीं कर सकते। और यू कैन आल्सो से देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया। क्लियर? हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया के थ्रू इनफाइनाइटली मेनी फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, पास हो रही हैं। उस केस में जब इनफाइनाइटली मेनी हो जाए, या आप ये कह लें कि जहां पर हम नॉर्मली उसको कैलकुलेट 1 2 3 के फॉर्म में ना कर पाए, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, कैलकुलस मिलता है। ठीक है, जो आपको इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके देगा। ये आपका एरिया कितना था, ds था। समझ आ गया? तो आपका फ्लक्स हो जाता है phi is equal to b dot ds हो जाता है। ये किसके लिए है, जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, या आप ये कह सकते हैं, और जो आपका सरफेस है वो कैसा हो, कर्व्ड सरफेस हो। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, ठीक है। Yes, sir. आप इसको भी आप कॉपी करें। और एक चीज और, इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या होगी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो बी है उसकी होती है टेस्ला, और एरिया की क्या होती है, ds क्या है, एरिया है, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो आपकी जो यूनिट है वो कितनी आ जाएगी बताओ भाई, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसी को हम और भी क्या कह सकते हैं, वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं, Weber. वेबर कहते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेक्टर नहीं है। ओके, कॉपी करें। पहले मैं इस पे एक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा हमने जो पहला क्वेश्चन लिखा उस पर आएंगे। पहले आप इसको कॉपी करें। कर लिया सर जी। सब लोगों ने कर लिया? Yes, sir. यस यस। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन जरा लिखें यहाँ पे। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ a magnetic field of 5 Tesla exists in space. ओके, एक मैग्नेटिक फील्ड है कितने की, 5 टेस्ला की, जो स्पेस में क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आप कैलकुलेट करें फ्लक्स, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर if field lines are inclined at 30 degree with the plane of area. क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? Yes, sir. तो सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास जो b की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, आप वेक्टर में दिया नहीं है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, तो मैं इसको 5 टेस्ला लिख लूंगा। और जो एरिया हमें दिया हुआ है वो एरिया आप a से लिखें या s से लिखें, दोनों बात एक ही है, दोनों से इसको डिनोट किया जाता है। ये हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका प्लेन भी बना दूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये हमारा एक पर्टिकुलर एरिया था, ये हमारा पर्टिकुलर एरिया था, और ये प्लेन की लाइन है सपोज दैट। और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो प्लेन से कितने डिग्री पर, अभी बता दो मुझे। ये आपकी है प्लेन से, ये आपकी 30 डिग्री पर है। क्लियर हुआ? बट Yes, sir. प्लेन से ये 30 डिग्री है, मगर जो हमारा फाई है वो होता है b डॉट ds मतलब एरिया वेक्टर है आपका। ये क्या है, एरिया है ना। तो इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा बताओ मुझे, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है हमेशा। होता है या नहीं होता है? Yes, sir. होता है ना।
अब आप मुझे ये बताएं, अगर ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड से इसका एंगल कितना हो जाएगा? ये ऑलरेडी 30 है, तो ये आपका 60 होगा। यस सर। हो जाएगा या नहीं? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, फाई इज इक्वल टू बी एस कॉस ऑफ थीटा या कॉस फाई, जो भी लिखना है। बी की वैल्यू 5 है, एस की वैल्यू भी 5 है, और आपका कॉस जो है कितना है? 60 डिग्री का है। ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25, और कॉस 60 होता है 1/2। तो ये आपका आ गया 12.5। क्या 12.5 क्या बताओ? वेबर। ठीक है, वेबर को इन शॉर्ट हम डब्ल्यू बी से लिखते हैं, जहां पे डब्ल्यू कैपिटल होगा और बी स्मॉल होता है, राइट? कॉपी करें आप लोग इसे। जी। सभी लोगों ने कर लिया? यस। Yes, yes. अच्छा, एक क्वेश्चन जरा हम वेक्टर के फॉर्म में करते हैं। वेक्टर के फॉर्म में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसको लिखें जरा कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बी जो I 2J एंड K है, और जो S है आपका वो है 2I और प्लस J माइनस K मीटर स्क्वायर। ये आपका टेस्ला है, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि a मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एग्जिस्ट इन स्पेस। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो स्पेस में क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फ्लक्स को। कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया एस। क्लियर? समझ आ गया भाई? तो अब आप इसको सॉल्व करें। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। खुद से सॉल्व करें इसको। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? यस सर। सॉल्व हो गया?
सॉल्व हो गया सबका? भाई अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप लोग बताएं, मैं कर देता हूं। हाँ, सॉल्व हुआ? हेलो, नहीं हुआ सर जी। नहीं हुआ ना? किसी का भी नहीं हुआ? कर रहा हूँ सर, हो जाएगा? शायद हो जाएगा शायद। चलो मैं करा देता हूं। हमारा जो फॉर्मूला है वो इन एक्चुअली होता क्या है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट एस। ओके, तो आपका जो बी है वो हो जाएगा आई और 2j एंड k, और साथ साथ में जो s है उसको मैंने लिख दिया 2i j - k। तो i का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा? i के साथ। j का मल्टीप्लीकेशन j के साथ होता है और k का मल्टीप्लीकेशन k के साथ होता है। समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। तो अगर मैं i की बात करूं तो i का एक बार जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके साथ होगा भाई? i इंटू 2i। ओके, प्लस 2j का किसके साथ होगा? j के साथ होगा। और फिर उसके बाद k है, k का होगा माइनस ऑफ k के साथ। तो 2i और i, देखो यहाँ पे i को मैं लिख सकता हूँ, ये है आपका i और 2i। तो i को मैं लिख सकता हूँ 1i, और 2i है ही, 1 का 2 के साथ होगा तो 2 आएगा, i का i के साथ होगा तो 1 हो जाता है। क्योंकि आपको पता है i डॉट i कितना होता है? 1 होता है। यस सर। i cos 0 0 1, हाँ ठीक है, 1 होता है। ठीक है, तो Yes. i डॉट i 1 हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 प्लस 2j का जब j के साथ होगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 2, और यहाँ पे k और माइनस के जब इनका आपस में होगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 1। तो यहां से आ जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3 वेबर। समझ आया? हाँ, कॉपी करें, इसको कॉपी करें सब लोग। कर ले सर। सभी लोगों ने कर लिया? सभी लोग कर लें, सभी लोग कर लें। एक और क्वेश्चन दो इस पर, करोगे आप लोग? यस सर। ये सबका हो गया भाई? हटा दूं मैं इसको? कर ले सर। Yes, sir. चलें, एक क्वेश्चन और लिखें। लिखें अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, या आप ऐसे लिखें सीधे सीधे, B की वैल्यू हमारे पास है I और 2j प्लस k। ओके, टेस्ला। और इसको लिखें एग्जिस्ट अ करके, ये B मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, टेस्ला एग्जिस्ट इन स्पेस कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर इन XY प्लेन। ओके, यस सर। हाँ आप इसको करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सॉल्व हो जाएगा, ट्राई करें इसको, हो जाएगा या नहीं? कर रहे हैं सर जी। हाँ ट्राई करो, ट्राई करो। सर 50 सेंटीमीटर पर यूनिट आएगा सर। सबका बेट वही तो पढ़ा, हमारा बेटा Just please. सॉल्व नहीं हुआ किसी से? ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन है। चलें इधर देखें, हमारे पास जो b की वैल्यू है वो है i, 2j और k, ठीक है। यस सर। अब ये बोल रहा है कि एरिया की जो वैल्यू है 2 मीटर स्क्वायर है। ओके, मतलब एरिया वेक्टर मेरे पास 2 है मीटर स्क्वायर में, मगर ये कौन सा यूनिट वेक्टर इसके साथ, ये किस डायरेक्शन में, या यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो आप ये बताएं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, या आप इसको ये कह लें ये आई कैप, ये आपका जे कैप और ये के कैप होता है। ये बात कर रहा है एक्स वाई प्लेन की, तो हमारा एक्स वाई प्लेन कौन सा है, यही तो है एक्स वाई प्लेन। हाँ यस सर। तो एक्स वाई प्लेन में अगर ये 2 मीटर स्क्वायर है तो हमें पता है एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के किधर होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। हाँ जी। तो ये जब आप इसका परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे आई और जे का, तो ये किधर आएगा, के की डायरेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये जो एरिया वेक्टर था ये किसके डायरेक्शन में था, के वेक्टर के फॉर्म में था, या के कैप के फॉर्म में था। आया समझ में? सर। अब हो जाएगा। यही वाला पार्ट आप लोगों को नहीं आ रहा था, है ना। अच्छा जे और के, अच्छा आई और जे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 मिनट पहले। आपका जो फाई है वो होता है बी डॉट ए, तो बी की वैल्यू हमारे पास है आई, 2j एंड के। एरिया वेक्टर मेरे पास कितना है आप बता दो। एरिया वेक्टर मेरे पास 2k है, आई और जे नहीं है, तो मैं आई और जे की जगह क्या लिख सकता हूँ, 0i 0j, ऐसा लिखा जा सकता है। यस सर।
प्लस k में हमारे पास 2 है, कर लेंगे। जब आप Yes. i कैप को मल्टीप्लाई करेंगे 0i के साथ, प्लस 2j को करेंगे 0j के साथ, प्लस k को करेंगे 2k के साथ। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया। ये कितना बचा? ये आपका 2 का यहाँ पे 1 है, तो 2 1 के साथ आएगा 2, और k जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं फाइनल बात करूं तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? 2। क्या वेवर? क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, कॉपी करें। यही तो करना था। आप लोग जो है यही प्लेन वाला जो है आइडिया नहीं लगा पा रहे थे ना। Yes. मेरा तो 6 है। है? मेरा तो 6 आ रहा था। गलत था। Yes, sir. कर ले सर जी। सभी लोग कॉपी कर लें। हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने आते ही यहाँ पे लिखा हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? स्टेट फैराडे लॉ। आपको फैराडे लॉ को स्टेट करने को बोला जा रहा है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप बताएं फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ याद है? फैराडे लॉ याद है भाई? चलो इधर देखो, यहाँ पे लिखे फैराडे लॉ ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर से, ठीक है ना, मैं पहले लिख देता हूं, whenever magnetic flux is linked with a coil, changes and EMF is induced in it। अगर किसी कोई एक कंडक्टर ले लें हम और यहाँ पे एक मैग्नेट लेके आए, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ मुझे। क्रॉस कर रही होंगी। अच्छा, और अगर ये मैग्नेट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस सर्कल को जो क्रॉस कर रही हैं वो कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रही होंगी? चेंज हो रही होंगी। समझ आ गया? वो कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रही होंगी? चेंज हो रही होंगी। तो इसी बात को फैराडे लॉ कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स? वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसी कॉइल से क्या है? लिंक्ड है। यहाँ लिखा है ना, लिंक्ड विथ अ कॉइल। ये हमारा कॉइल था, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. देन तो उस केस में क्या होगा? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इंड्यूस होता है। किसमें? इन इट। इन इट का मतलब कॉइल के अंदर। समझ आया? Yes, sir. कोई इशू यहाँ तक किसी को? No, sir. ये हुआ whenever there is a change in magnetic flux of coil, whenever there is a change in magnetic flux, okay, with respect to a coil, then an EMF is induced in it. Clear? अब जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो EMF इंड्यूस होगा, ये याद रखना, ये जो आपका EMF इंड्यूस हो रहा है ये कितना होगा? तो दूसरा वाला जो रूल है वो इसका मैग्नीट्यूड बताता है कि ये कितना होगा। पहला क्या बताया? कि EMF इंड्यूस होगा, और दूसरा क्या बताएगा? कि ये कितना इंड्यूस होगा। Yes, तो sir. इस तरीके से ये कहते हैं कि जो इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड EMF वो होता है
इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब जिस रिस्पेक्ट में फ्लक्स में चेंजिंग हो रही होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका ईएमएफ भी क्या होगा, उसके अंदर इंड्यूस हो रहा होगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये इनका फैराडे का लॉ है, बट मैं इसको थोड़ा सा और कंप्लीट कर देता हूं, जब हाथ लगा ही है तो उसके आगे भी लिखें, इफ सर्किट इज क्लोज्ड, अगर हमारी जो सर्किट है वो क्या है बताओ, क्लोज्ड है, देन अ करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, तो उसमें क्या होगा भाई, एक करंट भी इंड्यूस होता है। वो कितना होगा, वो होता है E is directly proportional to the rate of change of flux। ये अभी हमने देखा, E in the sense EMF है, Yes, sir. rate of change of flux, या E is directly proportional to हो जाएगा डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, या हम इसी को लिख सकते हैं E is equal to डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। बट Yes, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ये कहता है कि यहाँ पर एक निगेटिव साइन भी आएगा। ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है ये मैं थोड़ा सा रुक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी Yes, टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉपी करें आप लोग इसको। कर लिया सर जी। सबका हो गया? Yes, sir. चल, हमारा ईएमएफ आ गया माइनस ऑफ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये तो हमारा एक अलजेब्रिक फॉर्म है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंस्टैंटेनियस के केस में तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर इंस्टैंटेनियस ईएमएफ, इंस्टैंटेनियस से ईएमएफ क्या होता है आपको पता ही है कि वहां पे हम ऐसे कुछ लिखते हैं इंस्टैंटेनियस के केसेस को, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, तो ये टोटली कन्वर्ट होकर के आ जाता है डी फाई ओवर डी टी, यानी हमारा ईएमएफ आ गया माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी टी। ये आपका कौन सा फॉर्म है बताओ, कैलकुलस फॉर्म है। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, तो अगर यहीं से मैं एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर दूं कि भाई इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी, तो इंड्यूस्ड करंट के बारे में आप लोग पता है, V इज इक्वल टू आई आर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे V हमारा क्या है, E है, I तो I ही है, R ही है, तो यहाँ पे I आ जाएगा E ओवर R। यहाँ पे आप इसको प्लेस कर दें, I इज इक्वल टू E ओवर R। E की वैल्यू आपके पास जो है वो डी फाई ओवर डी टी है अपॉन R। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बताओ, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन R को बाहर कर लेंगे, माइनस ऑफ 1 अपॉन R हो जाएगा, माइनस को भी हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में लिख लेंगे डी फाई ओवर डी टी। तो ये इतने अमाउंट ऑफ करंट भी क्या होगी इसमें इंड्यूस होगी। अगर ईएमएफ कितना है, डी फाई ओवर डी टी है, तो करंट कितनी होगी, 1 अपॉन R डी फाई ओवर डी टी हो जाएगी। ओके, Yes. हाँ, तो कॉपी करें इसको। कर लिया सर जी। हो गया सबका? Yes. चलो एक क्वेश्चन पे आते हैं इसके, तो क्वेश्चन आप लोग जरा लिखिएगा। फ्लक्स लिंक्ड with circuit change with time
according to the equation phi is equal to 3t square plus 2t plus 1 वेबर। ओके, तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है। द फर्स्ट पार्ट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ at t is equal to 1 second, और दूसरा है induced EMF in time interval t is equal to 1 second to that t is equal to 2 second। ओके, चलें आप लोग इसको कैलकुलेट करें, मुझे उम्मीद आप कर लेंगे। ठीक है, ट्राई करें एक बार। इंड्यूस्ड ईएमएफ को पूछा जा रहा है कब, जब टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड था, और एक बार जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो पूछा जा रहा है, टाइम इंटरवल दे दिया गया 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। मतलब ओवरऑल 1 से लेकर के 2 के बीच में जो रेंज है ईएमएफ की वो क्या थी। ये एक रेंज आपको दी गई है, कहां से कहां से, यानी सॉरी कब से कब तक, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक। ओके, समझ आया? यस सर। क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे या करा दूं? सर अब करा दो। अच्छा, मैं करा दूं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग नहीं किए हैं क्या पहले? हाँ, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया है? नो सर, अच्छा, बिकॉज़ मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था सर, इसलिए इतना कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। अच्छा, मतलब अच्छा, आप एक चीज मुझे ये बताएं, क्या क्या चीजें कंप्लीट हुई थी आपके सिलेबस में और क्या क्या बचा हुआ था? पूरा नहीं हो पाया सर, सिर्फ ये तो इलेक्ट्रिसिटी तक ही पहुंचे थे। 3 ही यूनिट कंप्लीट किया गया है। यस सर, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं था ना सर। हाँ, वो तो मुझे पता है। तो आप लोग वहां पे स्कूल में या बाहर किसी कोचिंग में या किसी टीचर से तो पढ़ते रहे होंगे ना? नहीं सर। ओके, तो पहले बताना चाहिए था मैं इसको, और थोड़ा सा, चलो बहरहाल मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ इसको, है ना, तो आप लोग सीख लीजिएगा। जो पार्ट 1 हमारा है इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अब आप टेंशन ना लें, अब तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस आई गई हैं आप लोगों के यहाँ तक, है ना? यस सर। तो यहाँ पे आपको जो कुछ भी आपको चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी, स्पेशली इंजीनियरिंग और मेडिकल से रिलेटेड, है ना? यस सर। तो फाई की वैल्यू हमें पता है ना? आप लोग डिफरेंशिएशन करना जानते हैं। हमारे पास ईएमएफ का अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, -d∅/dt। ये याद आ रहा फार्मूला? यस सर। तो ये आपका फाई था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये करेंगे d/dt ऑफ फाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर रख दें, 3t स्क्वायर 2t और 1। जब आप dt को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस d/dt ऑफ 2t और d/dt ऑफ 1। यहाँ से आपको 3 बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ t स्क्वायर, 2 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, d/dt ऑफ t, और ये आएगा d/dt ऑफ 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 बाहर है, इस पार्ट को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2t, और बताओ प्लस 2 पहले ही आपको आपके पास है, जब ये d/dt ऑफ t करेंगे तो ये मिलेगा 1। ओके, और ये तो आपका कांस्टेंट है 1, ये 0 हो जाएगा, प्लस 0, ये आपका आ गया 3 × 2 मतलब 6t प्लस 2। अब जब आप 6 की जगह पर क्या रखेंगे बताओ भाई, t की वैल्यू 1 रखेंगे तो प्लस 2, ये कितना आएगा, 6 × 2 8 आ जाएगा। अच्छा, 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, -8 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस भी था ना, तो ये आपका माइनस है पूरा। ओके, यस सर। पहले से ही माइनस चलता चला आ रहा है आपके साथ ना।
यहाँ पर ये -8 है। यहाँ पर भी क्या आएगा बताओ भाई, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर भी बता दो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर भी -8 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। कॉपी करें, ये आपका पार्ट 1 था, यानी ये वाला पार्ट था, ठीक है। कर लिए सर। ये समझ आ गया या नहीं आया? नहीं सर, समझ में आया। समझ नहीं आया? आया सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? शेरिंग, राइट? यस सर। और ये डी एंगमो, ये कोई न्यू स्टूडेंट है क्या? पता Yes. नहीं सर। Yes, sir. अच्छा अच्छा, आप अभी फर्स्ट क्लास है आपकी? Yes, sir. अच्छा अच्छा, बट अब हम काफी कुछ तो कवर कर चुके हैं, कोई बात नहीं। आपको समझ आ रही हैं चीजें? Yes, sir. Ah, yes. अच्छा, चलो चलो, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया, ठीक है। हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आ गया, ओके। और अब क्या बोला जा रहा है उसको हमें देख लेना है। नेक्स्ट पार्ट में ये बोला जा रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे हैं इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर के t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच का, ओके। तो हमारे पास अभी अभी हमने देखा था कि ईएमएफ का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डेल्टा फाई और डेल्टा टी, याद आया? यस सर। तो सबसे पहले तो मैं फाई 1 कैलकुलेट कर लूं। मेरा फाई कितना है बता दें आप? फाई हमारे पास है 3t² प्लस 2t प्लस 1 है। तो आप बताएं फाई 1 कितना आएगा? मैं t की जगह पे एक बार 1 रख रहा हूं, है ना? ये 1 का यस सर। स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1, ये मुझे मिलेगा 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 1 ये आएगा 6, ओके। और अगर मैं फाई 2 कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे हमने t की वैल्यू 1 ली थी, अब t की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 2। तो आपका ये आएगा 3 और 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, ये फाइनली हो जाएगा। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 इंटू 3 12 आएगा, प्लस 4 प्लस 1 ये कितना हो गया? 17 आ गया ये, है ना? तो यस सर। आपके पास फाई 1 और फाई 2 आ गया। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन t2 माइनस t1, लिखा जा सकता है। यस सर। तो ये फाई 2 हमारे पास कितना है? फाई 2 है 17 माइनस फाई 1 है 6 ओवर t2 हमारे पास है 2 माइनस 1। और एक मिनट, ये इसके पास माइनस भी है ना? माइनस तो पहले ही है फॉर्मूले में, तो आप माइनस को मत छोड़िएगा, ठीक है, वरना सारा आंसर किया हुआ आपका सॉल्व गलत हो जाएगा। अब बताएं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 17 माइनस 6 कितना आएगा? 11। 11। और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसको कह दूं -11 वोल्ट आ रहा है, ओके। समझ आ गया? यस सर। हाँ, कॉपी करें आप लोग। कर लिए सर जी। ओके
एक और है हमारे पास, जरा उसको भी मैं आपको बता दूं, जो निगेटिव साइन था उसका क्या मामला था। तो आप लोग एक हेडिंग डाल लें छोटी सी, लेंस लॉ करके। ओके, ये आपका लेंस लॉ है। ठीक है भाई। यस सर। लेंस लॉ क्या कहता है, इसको समझ लें। लेंस लॉ कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट direction of induced current, okay, यस। या एक मिनट, आप ऐसे लिखें इसको, आप सिर्फ लिखें द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऐसे आप लिखें ईएमएफ इंड्यूस्ड विद इन अ सर्किट नहीं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, रुके थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is in such a way that it opposes its cause, या आप ये भी कह सकते हैं चेंज इन फ्लक्स। हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला था डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, मगर लेंज ने क्या कहा कि कोई भी ईएमएफ जिस रीजन की वजह से या जिस कॉज की वजह से जनरेट होता है, बाद में वो उसी को अपोज भी करता है। समझ आया? यस सर। कोई भी ईएमएफ जिस रीजन की वजह से, है ना, जनरेट होता है, वो बाद में उसी को क्या करता है, अपोज भी करता है। क्लियर हो गया? यस सर। तो आपका जो ईएमएफ है वो आ गया E इज इक्वल टू डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। क्लियर? यस सर। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। क्लियर? तो उन्होंने ये जो अपोजिंग नेचर था, यहाँ पे अपोजिंग नेचर था, इसको उन्होंने निगेटिव साइन से क्या किया, इंडिकेट किया है। ठीक है, अब Yes. इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सपोज दैट मेरे पास एक कॉइल है ना, ये एक आपने मैग्नेट लिया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेट आपका मूव कर रहा है टुवर्ड्स द कॉइल। ओके, तो अब इसके अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होगा या जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से करंट फ्लो होगी, और जब करंट फ्लो होगी तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे, जिसकी वजह से ये करंट कैरिंग कंडक्टर की तरीके से बिहेव करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो जब ये इधर आएगा ना, तो इसका जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो आपका नॉर्थ होगा, और इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कॉइल का? यस सर। अच्छा, अब आप देखें यहां से, अब ये मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है और कॉइल का नॉर्थ पोल एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, रिपल्सन होगा या नहीं होगा? यस सर। आपका जो मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करके आ रहा था, इसी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, इसी वजह से ये दोनों डायरेक्शन में या दोनों पोल्स मैग्नेट के आए। मगर जनरेट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से जनरेट हुए हैं कि जिस मैग्नेट की वजह से ये आपका जनरेट हो रहा है, बाद में उसी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है? यस सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर एक कॉइल है और कोई भी जो एक मैग्नेट है वो आपका अवे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जब ये डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। अब इस डायरेक्शन में साउथ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में नॉर्थ। तो पहले ये क्या कर रहा था, ये अवे जा रहा था, तो अब ये एस जब क्रिएट कर देगा, और ये क्या आपका नॉर्थ है, तो अब ये इसको अवे नहीं जाने देगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, टुवर्ड्स नहीं आने दे रहा था, यहाँ पे अवे नहीं जाने दे रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब ये कि ये पूरे ओवरऑल फिनोमिना को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यस सर। समझ आ गया? हाँ जी। यही था आपका लेंस लॉ। ओके, यस सर। तो यहाँ पे ये जो निगेटिव साइन है ये आपके लेंस लॉ को रिप्रेजेंट करता है।
आप इसको कॉपी कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर जी ये नोट सर क्या? ये सेकेंड वाला कंडीशन क्या था सर? कौन सी सेकंड वाली कंडीशन? ये वाली, ये वो क्वाइल कंडीशन। हाँ साउथ और नॉर्थ वाला सर। हाँ हाँ, साउथ और नॉर्थ वाला। आप एक मिनट, क्वाइल कौन सा साउथ और नॉर्थ वाला आप पूछ रहे हैं? सेकेंड में जो आपने बताया था सर, ये वाला क्वाइल साउथ बिहेव नहीं, अब ये मैग्नेट सर। ना, ये जो आपका कॉइल है इस कॉइल से दूर जा रहा है ना। तो जब ये इस कॉइल से दूर जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो नॉर्थ है वो ये वाला पोल है, इस एंड का है। तो यहां पर जो कॉइल के रिस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक पोल जनरेट होंगे वो साउथ आपका नॉर्थ वाले की तरफ ही होगा, क्योंकि जब ये दूर जा रहा होगा तो अब ये इसको दूर जाने से रोकेगा, बल्कि आप ये कह सकते हैं अब इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ओके सर। समझ Yes, आया? यस सर। हाँ, तो कुछ और करते हैं। आप लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है ना, ये भी तो एक इश्यू है। मुझे तो अभी अभी पता चला कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। चलो एक क्वेश्चन लिखें। एक क्वेश्चन लिखें, फिगर शोज a rectangular conducting loop PQSR in which arm RS of length L is movable. The loop is kept in a uniform magnetic field. The loop is kept in a uniform magnetic field B, directed towards देखो, मैं अगर ये नोशनल ये में टॉप का अलग से होता है तो मैं इसको पहले करा दूं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा तो है नहीं इसको, तो कहीं कोई इश्यू ना होने जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन लिख लें, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ, ठीक है ना। यही चीज थ्योरी में भी लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग का कभी भी पूछे ना तो आप लोग उसी को लिख करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है। यस सर। हाँ, तो डायरेक्टेड डायरेक्टेड एक मिनट डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, directed downwards perpendicular to the plane of the loop. Plane of the loop. ये है the arm
RS is moved the arm RS is moved with a uniform speed V. ओके Yes. ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है। सॉरी कुछ ज्यादा ही मैंने बड़ा बना दिया है। ओके ये आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाई कर रही होगी तो ये जो कंडक्टर है, 1 मिनट रुकना, ये आपका लेंथ L है और हाँ तो ये जो आपका कंडक्टर है ये इन दोनों रेल्स पर, ये रेल्स हैं, इन पर ये फ्रीली मूव कर सकता है। ओके अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, 1 मिनट उसको भी मैं बना दूं यहीं पे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखें, पार्ट 1 में है deduce and expression for the first one is your the EMF induced across the arm RS और जो सेकंड है the external force required to move the arm, and third one है the power dissipated as heat। ओके ये क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर लें, उसके बाद मैं आता हूं इसके मेन पार्ट पे। कर लिए सर। Yeah. चल इसको ऐसे देखिए, एक हेडिंग है, आप उस हेडिंग को मेंशन कर लें। इस बेसिकली ये क्वेश्चन जो पूछा गया ये मोशनल ईएमएफ के रिगार्डिंग पूछा गया है। ओके ये हमारा टॉपिक कौन सा भाई, मोशनल ईएमएफ। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है, तो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमने ले लिया है, सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने बोली। हमने एक इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप में अपने कॉइल को प्लेस कर दिया है, ठीक है। ओके और यहाँ पर एक रेल्स है और ये रेल्स यहाँ पर क्या कर सकती है बताओ भाई, स्लाइड कर सकती है। क्या कर सकती है? स्लाइड कर सकती है। ओके ये आपकी स्लाइडर है।
अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस पूरे पार्ट को या इस पूरे ये कह लें कि सिस्टम को रख दिया जाए, ठीक है, सिस्टम को रख दिया जाए, तो इस केस में क्या होगा, ये हमने इस साइड की जो लेंथ है उसको एल ले लिया हुआ है पहले ही, है ना, और ये पार्ट जो है आप इसको एक्स ले सकते हैं, राइट, ये साइड एक्स है और ये वर्टिकल वाली कौन सी है, एल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इससे टोटल कितना फ्लक्स लिंक कर रहा होगा। हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला था वो क्या था, बताओ जरा मुझे। हमारा जो फ्लक्स लिंक्ड था, फ्लक्स लिंक था, वो था हमारा फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बी है वो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी अभी भी है हमारे पास, तो बी तो मेरा ये हो जाएगा, और एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द लूप, एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो मैं इसको एल इंटू एक्स लिख सकता हूँ, यस सर। ये हो जाएगा हमारा बी एल एक्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आप उसको लिखें ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसके थ्रू कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस। तो मेरा ईएमएफ का फॉर्मूला होता था माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी टी, ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी डी टी ऑफ फाई कितना आया था भाई अभी अभी, बी एल एक्स आया था। ये बताओ जब इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा तो ये कंडक्टर क्या करेगा, स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, है ना। मैंने ये कंसीडर कर लिया कि इस पर जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, तो ये मैक्सिमम कितना स्लाइड कर सकता है बताओ, एक्स ही तो कर सकता है ये, यस सर। है ना। तो जब ये एक्स स्लाइड करेगा तो इसका मतलब इसमें कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, एल तो चेंज हो नहीं रहा है। यस सर। आपका वेरिएबल कौन है, एक्स है। बाकी के जो बी और एल हैं वो क्या मिल गए आपको, कांस्टेंट मिल गए। तो बी और एल को आप बाहर ले लें, इसको लिख लें डी डी टी ऑफ एक्स। आप ये बताएं जब डिस्टेंस को आप डिफरेंशिएट करते थे तो आपको क्या मिलती थी, वेलोसिटी मिलती थी, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट आपको क्या दे देगा भाई, बता दो, वेलोसिटी। तो यहाँ से आ जाएगा बी एल वी, या हम इसी को कह सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी एल वी। ये क्या है आपका, बता दो जरा। ये आपका एक मोशनल ईएमएफ है। ओके, यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ तक कॉपी करें, उसके बाद अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो एल और वेलोसिटी है, आप देखें जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी भी होगी कंडक्टर की, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एल है और वी है ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ? यस सर। कॉपी करें यहाँ तक, फिर आगे मैं बताऊँ। कर लिए सर जी। ओके ओके गुड। तो हमने क्या क्या निकाल लिया भाई, हमने दो चीजें कैलकुलेट कर ली, क्या, एक फ्लक्स और दूसरा ईएमएफ। ओके, यस सर। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। एक मिनट में थोड़ा यहाँ पे लिख लूं कि जो हमने निकाला है वो फ्लक्स कितना था, बी एल एक्स था, और ईएमएफ कितना आया है, बी एल वी आया हुआ है। ठीक है, मैंने मेन इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, माइनस बी एल वी। हाँ माइनस बी एल वी, सॉरी ये माइनस बी एल वी है। ठीक है, अभी इसका यूज करना है ना हमें, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो ये हो गया। अब बताएं जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या होगा। अगर मैं इंड्यूस्ड करंट की बात करूं तो इंड्यूस्ड करंट में जो है हमने अभी अभी पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर
ओके। यस सर। V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा था, तो ये हो जाता था E इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E बाई आर होगा। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, E आई इज इक्वल टू E ओवर आर। E हमारा कितना है, E हमारा है माइनस ऑफ बी एल वी, मैंने माइनस को बाहर ले लिया, ये हो जाएगा बी एल वी ओवर आर। समझ आ गया भैया? यस सर। तो आप इसको भी नोट कर लें, ये आता है बी एल वी ओवर आर, ये आपका इंड्यूस्ड करंट है। क्लियर? इसी तरीके से अगर कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना आ रहा है ना, ये हमें पता करना हो, या एक मिनट को सबसे पहले हम पावर कर लेते हैं। पावर कितनी होगी, पावर कितना जनरेट करेगा, पावर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है आप लोगों ने। यस सर। तो I की वैल्यू कितनी है बताओ, बी एल वी ओवर आर, माइनस के साथ है तो ये स्क्वायर कर दोगे इंटू आर, ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर। ओके, ये आपका क्या होगा, पावर होगा। इतना पावर यहां से आपको क्या मिलेगा, जनरेट होता हुआ दिखेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। हाँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये आपका पावर किस नेचर का है, इलेक्ट्रिक नेचर का है। ठीक है, यस सर। कॉपी कर लें इसको आप लोग। कर लिए सर। सब लोगों ने कर लिया है भाई, यहाँ पे जो भी लोग हैं। यस सर। ओके, अब एक चीज और यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, वो है मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर पे कितना अप्लाई हो रहा है ना, वो भी देख लें। तो यहाँ पे आप लोग लिखें मैग्नेटिक फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। क्लियर? मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर, राइट? समझ आ रहे हैं यहाँ तक? यस सर। इस मैग्नेटिक फोर्स को देखें, ये आपका एक फॉर्मूला होता था मैग्नेटिक फोर्स का, आई एल क्रॉस बी, जिसको मैंने कई एक बार डिस्कस भी किया हुआ है। याद आया? यस सर। ये याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, तो हमारे पास जो आई एल क्रॉस बी है, अगर मैं लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेक करूं तो इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। यस सर। तो मैं इसको लिख सकता हूं आई एल बी साइन थीटा, ये हो जाएगा आई एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा। यस सर। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो मैंने इसको लिख लिया बी आई एल। ओके, ओके सर। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास करंट की वैल्यू क्या थी, आप देखें जरा यहाँ से, अभी भी एफ बी कितना है, आई की वैल्यू अभी अभी हमने करंट कैलकुलेट की थी, कितना था वो करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी थी, माइनस ऑफ बी एल वी अपॉन आर थी। याद आया? यस सर। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यस जब सर। आप इंटू एल, तो आप बताओ बी बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो बी स्क्वायर बना लेगा, एल एल के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एल स्क्वायर बना लेगा, इंटू वी अपॉन आर। इतना मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर पर क्या हो रहा है बताओ, अप्लाई हो रहा है। ओके, यस सर। यहाँ पे जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है बताओ,
ये आपके लेंस लॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यस सर, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, कॉपी कर लें आप। कर ले सर जी। हो गया? यस सर। ओके, अब आप जरा क्वेश्चन पे आ जाएं। जो क्वेश्चन हमने लिखा था उस पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दे रहा है कि फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप। एक फिगर है, इसमें दिखाया गया है कि एक कंडक्टिंग लूप था। आप इसको लिख लें, पी क्यू आर एस था ये, ठीक है? पी क्यू आर एस मैंने बोल दिया इसको। ओके, पी क्यू आर एस इन विच आर्म पी क्यू एंड आर एस, है ना, इनकी लेंथ को एल बताया गया और ये कैसे मूवेबल है। क्लियर हुआ? द लूप इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक Yes, sir. फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। बी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बिल्कुल वही डायरेक्शन है जो यहाँ पे बनी हुई है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड या इनवर्ड भी आप कह सकते हैं। द आर्म आर एस इज मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड v। आपका जो ये आर्म है ये v स्पीड से यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। क्लियर? द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द आर्म आर एस, आप देखें ये आप कैलकुलेट कर लेंगे ये लाइन। यस अब ये भी मैंने कराया ना, Yes. यस सर। या नहीं हो पाएगा? Focus. अभी अभी हमने Minus PL. ईएमएफ इंड्यूस किया माइनस ऑफ बी एल वी, याद आया? Yes, sir. वही Yes, sir. डेरिवेशन वहां तक इसका है। क्लियर हो गया? Yes, sir. दूसरे वाले पार्ट में Yes. देखो, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म। फोर्स पूछ रहा है, फोर्स की भी इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर ली है। बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी आर अपॉन आर, याद आ रहा है? Yes, sir. और Yes. लास्ट में बोल रहा है कि पावर डिसिपेटेड ऐसी कितनी पावर जनरेट होगी। तो ये जो पावर की इक्वेशन हमने निकाली थी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, यस सर। उस इक्वेशन को अगर आप यहाँ पे रखें तो आपको क्या मिल जाएगी? पावर मिल जाएगी। सेम इक्वेशन है। अच्छा, ये जो पावर है यही पावर रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, कहां पे लॉस हो गई होगी? एटमॉस्फेयर में लॉस हो गई। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करना? फ्लो करने से रोकना। और जब फ्लो करने से रोकता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में लॉस कर देता है, उसका कोई यूज नहीं होने देता है। समझ आया? रेजिस्टेंस का काम ही यही है, वो एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ लॉस ही करता है और कुछ नहीं करता है। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। तो आज का जो कुछ भी हमने पढ़ा, आज हम यहीं तक इसको रखेंगे, ठीक है? आगे जो कुछ भी है वो थोड़ा सा बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम में क्या होता है ना? ओके सर। ओके, चलिए, आज की क्लास समझ आई कुछ या नहीं? आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा है ईएमएफ, Yes. आगे सर जी। है ना? बट ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि आप लोगों ने पहली बार पढ़ा कर, मतलब मुझे तो अब तक यही लग रहा था कि आप लोग पहले से पढ़े हुए हो, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट था और क्वेश्चन के बेसिस पे आ रहा था। बट जब पता चला तो इसलिए मैं हेडिंग भी करवा दिया हूँ, साथ में कंटेंट भी। और बाकी देखते हैं आगे जैसा भी होगा। मैं हेडिंग की जरूरत पड़ेगी तो हेडिंग के फॉर्म में करवा दूंगा, क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है? यस सर। 24 से तो शुरू हुआ एग्जाम। हाँ, 21 से शुरू है, आज 17 हो गई। अब उम्मीद है, मुझे लग रहा है हार्डली हम 1-2 क्लास और कर पाएंगे, उससे ज्यादा तो कर नहीं पाएंगे। आप लोग को सेल्फ रिवीजन का भी टाइम मिलना चाहिए। तो या फिर आप एक काम करें, फिजिक्स का पेपर आप लोग को कब है? 2 को है सर जी। नेक्स्ट मंथ में 2 को है, दिसंबर 2। तो अब आप लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दें। बाकी जो कुछ भी कभी प्रॉब्लम होती है हम उसके लिए डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? Pre-boot, sir. यस सर। है ना?
वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज यहीं पे हम अपनी क्लासेस सारी फिनिश करते हैं, बाकी मिलेंगे आप लोग को Yes, sir. अगले आगे चल करके कोई भी प्रिपरेशन वगैरह करनी हो तो फिर आप कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। हम वहाँ पे सारी चीजें डिटेल में करते चले जाएंगे, ओके। सर जी, हाँ बताएं। आपका कांटेक्ट नंबर कौन सा है सर जी? मेरा कांटेक्ट नंबर वैसे तो आप इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा, है ना। बट अगर आप Yes, मेरा sir. कांटेक्ट नंबर लेना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं, मैं लिख देता हूँ। मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे नहीं है क्या, एक मिनट। आप एक काम करिएगा, आप इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, इंस्टीट्यूट का तो कांटेक्ट नंबर है ना आप लोग के पास। यस सर, लेनोवो का है ना सर जी? हाँ 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 यस सर, वो तो है। हाँ, वो आपके वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा तो मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। यस सर, ठीक है। हाँ, कोई इशू नहीं, ओके ओके, Yes, थैंक sir. यू, बाय। थैंक यू।